Hello everyone, I hope you all are fine and well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. So, हम लोगों ने 1 ईयर गेट एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए बात की थी, एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर हमने बनाई थी। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। और उस वीडियो में हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम सब्जेक्ट वाइज गेट एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। सो वो वीडियो आपके सामने है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट मटेरियल फॉलो करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गेट के एग्जाम में जो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रहता है। ओके, सो वेटेज की अगर मैं बात करूं, जनरल एप्टीट्यूड आपको पता ही है, जनरल एप्टीट्यूड हमारा जो वेटेज है दैट इज फॉर 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा और इसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, 9 + 6। तो जो 9 मार्क्स होगा दैट इज फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो एप्टी प्लस रीजनिंग के लिए आपके पास 9 मार्क्स होंगे और 6 मार्क्स इज फॉर इंग्लिश पार्ट। ओके, सो ये 15 मार्क्स का ये एक फिक्स पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज रहता है वो नियर अबाउट 13 to 15 मार्क्स का रहता है। यस, अगेन वेरी हाई वेटेज फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए 13 to 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले हम वेटेज देख लेते हैं सो दैट आपको एक क्लियरिटी हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो वेटेज है, अगेन इट वेरीज फ्रॉम 12 मार्क्स टू 16 मार्क्स। तो 12 to 16 मार्क्स तक ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में। ओके, थर्मो प्लस एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन थर्मो प्लस एप्लीकेशन आपका 12 to 15 मार्क्स तक पूछा जाता है एग्जाम में। यस, और अगर मैं एप्लीकेशन पार्ट की बात करता हूं तो एप्लीकेशन में आईसी इंजन, आरएसी दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड पावर प्लांट, तो ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं एप्लीकेशन पार्ट में। टोम एंड वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो टोम एंड वाइब्रेशन से नियर अबाउट 9 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। ओके, सो टोम एंड वाइब्रेशन से 9 to 10 मार्क्स का वेटेज आपका रहेगा। और सोम और मशीन डिजाइन से, देखो सोम का जो वेटेज रहता है नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स का आपका सोम का वेटेज रहता है और मशीन डिजाइन का आपका जो वेटेज रहता है नियर अबाउट 3 to 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा मशीन डिजाइन का। देखो मशीन डिजाइन ये एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही। तो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से नहीं किया होगा तो आप मशीन डिजाइन नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए मैंने इन दोनों को क्लब किया है एक साथ। तो because machine design is directly linked to strength of material, in the similar way the application part of this thermodynamics is directly linked to thermodynamics. ओके, सो हीट ट्रांसफर की अगर बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर का जो वेटेज है दैट इज नियर अबाउट 5 to 7 मार्क्स का रहता है। आगे हीट ट्रांसफर का वेटेज 5 to 7 मार्क्स का। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जनरली जो आपका ओआर वाला पार्ट है, ऑपरेशनल रिसर्च वाला जो पार्ट है, वहां से मैक्सिमम पार्ट आपका पूछा जाता है। और ये भी जो आपका वेटेज है नियर अबाउट 6 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 5 to 7 मार्क्स का यहाँ से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से देखने को आता है। ठीक है, देखो मैं एवरेज वेटेज की बात कर रहा हूं तो किसी सेट में किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। एफएम और मशीनरी की अगर हम बात करते हैं, एफएम और मशीनरी की अगर बात करते हैं तो यहां से 6 to 8 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यस, देखो एफएम और मशीनरी का अगर मैं सिलेबस देखता हूं ना तो सिलेबस इसका काफी वाइड है। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेटेज है गेट के एग्जाम में एफएम और फ्लूइड मशीनरी का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम सिलेबस कंटेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा है एफएम और मशीनरी का। अगर आप कंपेयर करोगे इंडस्ट्रियल से या हीट ट्रांसफर से तो सिलेबस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बट जो इसका वेटेज रहता है वो थोड़ा कम रहता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज 2 to 3 मार्क्स का जनरली रहता है। ठीक है, और मटेरियल साइंस का वेटेज 1 to 2 मार्क्स का। अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली अगर क्वेश्चन आता है मटेरियल साइंस से तो 1 ही क्वेश्चन आता है, या तो 1 मार्क्स का आएगा या 2 मार्क्स का आएगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जनरली 1 ही क्वेश्चन आएगा या हार्डली मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वेटेज
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सब्जेक्ट की कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। देखो जनरल एप्टीट्यूड अगर आपको अच्छा रैंक गेट में लाना है तो ये दोनों सब्जेक्ट मिला के नियर अबाउट 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो अगर ये सेक्शन पे आपने वर्क नहीं किया अच्छे से तो आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं आ सकती। ठीक है, कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका एक दो टॉपिक या कुछ सेक्शन किसी सब्जेक्ट का ऐसा है कि आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो फिर भी चल सकता है, लेकिन इस वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड आपको अच्छे से करना है और रेगुलर इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया, देखो जनरल एप्टीट्यूड में 9 मार्क्स आपके हैं एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के लिए और 6 मार्क्स है आपके इंग्लिश के लिए। तो जो लेवल होता है ना जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जाम में, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। तो एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जिस लेवल का एप्टीट्यूड होता है, उसकी जिस लेवल की रीजनिंग होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहां से इजीली कर लोगे। देखो आपको एक आइडिया लेने के लिए ना, मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, तो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में एक आइडिया लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल है, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वहां से एक आपको आइडिया हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो उस टाइप से, उस रिलेटेड, ठीक है, उस लेवल के आप जो भी आपके पास कंटेंट हो उसके बाद, ठीक है, कोई भी आपके पास बुक हो, ठीक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, वो आप इजिली कर लोगे। प्लस बात आती है इंग्लिश की। ठीक है, देखो इंग्लिश में अगर आप थोड़ी सी, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट भी इतना टफ नहीं आता है, ये स्कोरिंग पार्ट है ये भी। ठीक है, सो थोड़ी सी अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ज्यादा आपको ग्रामेटिकल या ज्यादा ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा 3 to 4 लाइंस का, बता दे, पूछ लेंगे कि व्हाट इज द, दैट इज होल आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। इस टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ग्रामर ग्रामर में आपको जाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, नॉर्मल आप थोड़ा सा, अगर आप बेसिक भी अगर आइडिया ले लोगे इंग्लिश का, तो आप यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये इतना टफ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर एक बार देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इसको। बात करता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगेन, यहाँ पे जो गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। तो जो 90% क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि देखो जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई है तो वहां पे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करोगे। अगर आपने नहीं की हुई, आप खुद से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करोगे। ओके, तो जहां से भी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करोगे, जब एक बार आप पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 ईयर के, नॉट ओनली मैकेनिकल बट जितनी भी ब्रांचेस हैं, दैट इज, इसमें मैं आपको बोलूंगा मैकेनिकल प्लस सिविल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन तीन ब्रांचेस के अगर आप प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चन लगा लोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, सो आई गारंटी मोर देन इनफ। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी अलग से बुक से, कहीं से अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर करने की नीड नहीं होगी। सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैपलास से, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर 20 ईयर के इन तीनों ब्रांचेस के क्वेश्चन लगा लिए मैथमेटिक्स के, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज तो दो गई, तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स, दोबारा बोल रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स यहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। और अगर किसी ईयर पे कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता भी है, तो वो इस टाइप का फिर क्वेश्चन आएगा कि वो अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट फिर उसको लीव ही करते हैं, छोड़ते ही हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन 3-4 साल के बाद एक बार देखा जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो इतना आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो 30 मार्क्स है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, और मैथमेटिक्स और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड को आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कर दिए खत्म, नहीं।
रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। और लास्ट के 2 मंथ्स तो आपको ऐसा करना है कि डेली 1 आवर इन दोनों को आपको देने हैं, कि हाफ एन आवर में आपको डेली मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है और हाफ एन आवर आपको डेली एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते ही कर पाओगे। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है इनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, देखो प्रोडक्शन के लिए जो भी आपके पास मटेरियल है, देखो वहां से तो आप जो भी आप स्टडी कर रहे हो अपने, कोई भी अगर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई है या कोई भी आपके पास बुक है या कोई भी आप किसी भी चैनल से जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो तो आप प्रिपेयर करोगे ही। साथ में अगर आप कोई बुक अगर फॉलो करना चाहते हो प्रोडक्शन के लिए, देखो प्रोडक्शन के लिए जो अच्छी बुक है या बेस्ट बुक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी बुक आपको मिलेगी सुदेश सिंह की। ओके, सुदेश सिंह सर हैं, बहुत अच्छी बुक है इनकी, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर इसके साथ में अगर आप ऐड कर देते हो, दैट इज अशोक मलिक। ठीक है, अशोक एंड मलिक। ठीक है, ये अगर आप बुक दोनों कंबाइन करके अगर आप स्टडी करते हो प्रोडक्शन से, ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि जो गेट का पैटर्न मैंने फॉलो किया है ना, कोई भी अगर प्रोडक्शन में न्यू टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है तो वो जनरली इस बुक से देखा जाता है, अमिताभ घोष एंड अशोक मलिक। ठीक है, अशोक मलिक एंड अमिताभ घोष एंड अशोक मलिक। ठीक है, इसी बुक से जनरली कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो इसी बुक से देखा जाता है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है तो मैं बोलूंगा आप इसको फॉलो करो, अमिताभ घोष एंड अशोक मलिक, इट इज द बेस्ट बुक। उसके बाद अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर आपको जाना है तो सुदेश सिंह की बुक भी काफी अच्छी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देखो प्रोडक्शन से आपको पता है प्रोडक्शन जो हमारा डिवाइड है दैट इज मटीरियल साइंस प्लस कास्टिंग प्लस फॉर्मिंग प्लस वेल्डिंग और जॉइनिंग प्लस दैट इज मेटल कटिंग एंड मीट्रोलॉजी। ओके, देखो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है नियर अबाउट अभी 1 ईयर आपके पास है, सो दैट मीन्स कि आप सिर्फ गेट क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको एक अच्छा रैंक चाहिए। तो अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए ना, तो उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ना है। गेट का सिलेबस आपको देख लेना एक बार कि अभी जब 2021 के सिलेबस से ही अभी आप प्रिपेयर करोगे, और जब गेट का जब 2022 के लिए आएगा तो उसका जब नया सिलेबस आएगा तो वो आपको एक बार देख लेना है। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कोई भी एक टॉपिक, अगर कोई भी न्यू टॉपिक ऐड होगा, तो वो टॉपिक तो आपको कभी भी छोड़ना ही नहीं है, वो तो अच्छे से करना ही करना है। क्योंकि ये गेट का पैटर्न रहा है कि किसी भी ईयर में अगर कोई भी न्यू टॉपिक ऐड होता है तो वहां से क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन आना भी चाहिए। अगर सपोज किसी कोर टीम को अगर ये लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको डालना चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, नहीं तो उस टॉपिक को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई भी न्यू टॉपिक ऐड होगा तो वो तो आपको करना ही करना है, और जो भी टॉपिक है एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि चलो अगर प्रोडक्शन है तो इसमें से अगर मैं ये पार्ट अगर छोड़ दूं तो क्या चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, मटेरियल साइंस में देखो, मटेरियल साइंस में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयरन कार्बन डायग्राम से, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा यहां से, सो न्यूमेरिकल यहाँ पे जनरली आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो, तो न्यूमेरिकल जनरली यहाँ पे पूछा जाता है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से। ठीक है, सो मटेरियल साइंस से हार्डली क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिक्विड अलॉय का क्वेश्चन आता है जनरली परसेंटेज का, मटेरियल साइंस से एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली गेट में आता है। कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग से जो न्यूमेरिकल जनरली देखे जाते हैं वो आएगा आपके गेट डिजाइन से, गेटिंग सिस्टम राइजर डिजाइन। ठीक है, तो जनरली इन दो टॉपिक से ठीक है, और प्लस सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन 3 टॉपिक से आते हैं कास्टिंग में।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। फॉर्मिंग की बात करें तो फॉर्मिंग में देखो आपका आ गया रोलिंग, आ गया फोर्जिंग, आ गया, ठीक है, एक्सट्रूजन आ गया, और आपके जितने भी मेटल कटिंग, शीट मेटल्स ऑपरेशन है, डीप ड्राइंग ऑपरेशन है, वो सारे फॉर्मूले आपको देखने हैं फॉर्मिंग से, ठीक है। सो रोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोलिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोलिंग से पूछे जाते हैं, और आएंगे सबसे सबसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मिंग में सिर्फ रोलिंग करना है, रोलिंग को तो अच्छे से करना ही है, और जितने भी पार्ट है फोर्जिंग के, शीट मेटल ऑपरेशन के, डीप ड्राइंग के, वो भी आपको करने हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने दोबारा बोल रहा हूं, तो मिस तो कुछ भी करना ही नहीं है, मैं वो बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं वेल्डिंग से। देखो वेल्डिंग से दो ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं जनरली, एक आर्क वेल्डिंग से, एक आर्क वेल्डिंग से, प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग से, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो प्रीवियस ईयर आप सारे क्वेश्चन अगर 20 ईयर के वेल्डिंग के न्यूमेरिकल कर लोगे तो सफिशिएंट है, उस टाइप का ही क्वेश्चन जनरली रिपीट होता है। मेटल कटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन से। यस, मेटल कटिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेटल कटिंग में आपको टेलर टूल लाइफ, टेलर्स टूल लाइफ, ठीक है, यहां से जनरली क्वेश्चन आता है, प्लस मर्चेंट सर्कल। यस, मर्चेंट सर्कल, मर्चेंट सर्कल जो भी हमारे फोर्सेस के लिए सर्कल बनता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और शेयर एंगल वगैरह से, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी वगैरह से, ये जनरली क्वेश्चन मेटल कटिंग से आते हैं, और एवरी ईयर आते ही हैं, ठीक है। चिप थिकनेस रेशो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मेटल कटिंग का। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद अगर आप इस बुक से जो क्वेश्चन करोगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। मीट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो मीट्रोलॉजी में जनरली क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्लियरेंस वगैरह से तो आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, या तो क्वेश्चन आते हैं गेज से, गो एंड नो गो गेजेस को डिजाइन करने से क्वेश्चन आते हैं, प्लस और आजकल मैं देख रहा हूं लास्ट 2 और 3 ईयर से क्वेश्चन आता है सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलरली, तो ये आपको देख लेना है। और गेजेस, गेज, गो एंड नो गो गेज को डिजाइन करने से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। इसके अलावा एनसीसीएनसी मशीन, एनसीसीएनसी, ठीक है, तो दैट इज यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीसीएनसी से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। और जो आपका एक छोटा सा पार्ट है कैड कैम का, ठीक है, कैड कैम का एक छोटा सा पार्ट है, सो दैट इज यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैड से, जो भी आपके, ठीक, जितने भी आपकी ट्रांसलेशंस होती है ना, ठीक है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, रोटेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, वहां से जनरली एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछते हैं गेट से। तो 5 to 6 आवर्स का सब ये छोटा सा टॉपिक होगा, और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा, तो ये छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीसीएनसी मशीन से भी जनरली यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो 4-5 टाइप की है, अल्ट्रासोनिक मशीन होगी, ठीक है, ईसीएम होगी, ईडीएम होगी। तो ईसीएम और ईडीएम न्यूमेरिकल के लिए, ईसीएम एंड ईडीएम, तो ये भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां से भी इन दोनों में से किसी एक से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोडक्शन में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मो प्लस एप्लीकेशन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्थ पार्ट। बिकॉज देखो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जनरली कि अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, फिर भी ना 100% गारंटी नहीं है कि वहां से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन ये जो पार्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन वाला पार्ट, यहाँ इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 99% क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे गेट के एग्जाम में। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपको खुद चल जाएगा पता, ठीक है। और ये तो मेरा पार्ट है, ये मैं खुद अच्छे से प्रिपेयर कराता हूँ। और इसके बाद जो भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं क्लास में, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन करके देखोगे थर्मो प्लस एप्लीकेशन का इजीली हो जाएगा। सिलेबस छोटा है, कम सिलेबस है, वर्थ ज्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे आएंगे डायरेक्ट आप इजीली कर पाओगे। तो थर्मो की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे होगा दैट इज थर्मो प्लस आईसी इंजन प्लस आरएसी प्लस पावर प्लांट, प्लस पावर प्लांट। थर्मो में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लॉ से, तो फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए और ओपन सिस्टम के लिए जो स्टडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन है और अनस्टडी की जो इक्वेशन होती है, वहां से जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लस वर्क एंड हीट ट्रांसफर की इक्वेशन जो हमारे पास है, वर्क एंड हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन है, ठीक है, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस सेकंड लॉ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ में आपका जो हीट इंजन हो गया, और वहां पे जो आपका हीट पंप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं सेकंड लॉ से। एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी, ये भी सेकंड लॉ का ही पार्ट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो जनरली
इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनामिक्स से। आईसी इंजन से बात करते हैं। आईसी इंजन में सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में है दैट इज ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगा लोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल की इफिशियंसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं बस। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा तो आपसे पूछ लेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत ही छोटा सा पार्ट है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। आरएसी की बात करते हैं। आरएसी से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेपर कंप्रेशन साइकिल से। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वीसीआर से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो फिर वीसीआर से अगर नहीं पूछते हैं तो फिर पूछेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल से, और नहीं तो क्वेश्चन आपका पूछेंगे एयर कंडीशनिंग में दैट इज साइक्रोमेट्री से। साइक्रोमेट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो जनरली यहीं से आरएसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर प्लांट की बात करते हैं तो पावर प्लांट में जो आपके सिलेबस में है दैट इज रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। ठीक है, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, दैट इज रैंकाइन साइकिल हमारी दैट इज स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं और ब्रेटन साइकिल हम गैस पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर ये सिलेबस में आपके पावर प्लांट में। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ब्रेटन साइकिल और कंप्रेसर में से जनरली एक पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और इसके लिए अगर आपको कोई बुक अगर फॉलो करनी है तो एक ही बुक यहाँ पे सबसे फेमस है दैट इज पीके नाग। ठीक है, पीके नाग की बुक मोर देन इनफ है दैट इज आपकी गेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, सॉल्व प्रॉब्लम भी अगर आप कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स और एप्लीकेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं टोम एंड वाइब्रेशन की, देखो टोम एंड वाइब्रेशन के लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हो तो एस एस रतन की बहुत अच्छी बुक है, एस एस रतन। ठीक है, एस एस रतन की अच्छी बुक है। मैंने देखा है वाइब्रेशंस के क्वेश्चन, जो अगर न्यू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट इस बुक से, मैंने खुद देखा है कि इस बुक से आता है वो क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होगी, क्वेश्चन का टाइप सेम होगा। और टोम एंड वाइब्रेशन में जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट 2-3 ईयर से देखा जा रहा है कि नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स तो यहीं से पूछ लेते हैं वाइब्रेशन से। और अगर मैं इन दोनों के सब्जेक्ट को कंबाइन करता हूं यहाँ पे, सो दैट इज टोम का सिलेबस नियर अबाउट 80% और वाइब्रेशन का सिलेबस इसमें 20% होता है नियर अबाउट बस। और इस 20% सिलेबस से लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कितना ज्यादा वर्थ है वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, तीनों अच्छे से स्टडी करने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये एस एस रतन की बुक है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं वाइब्रेशन के। ठीक, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। उसके बाद अगर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं तो देखो थ्योरी ऑफ मशीन में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म से जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद जो आजकल का मैं ट्रेंड देख रहा हूं उसमें क्वेश्चन जनरली जायरोस्कोप, ठीक है, जायरोस्कोप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एवरी ईयर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जायरोस्कोप में ना अभी तक 2 व्हीलर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, एरोप्लेन से पूछ लिया है, शिप से पूछ लिया है, तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन 2 व्हीलर की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो वहां पे एक ही इक्वेशन यूज होती है, ठीक है, एंगल ऑफ हील कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है गेट 2022 में मेरे अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, और सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना ही है। ठीक है, कैम से भी जनरली आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो कैम भी आपको करना है, करना आपको सब है। ठीक है, आपको गवर्नर भी करना है, आपको फ्लाईव्हील भी करना है, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम भी करना है, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। तो जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है वो एक तो जायरोस्कोप से बनेगा अगर डायरेक्शन के साथ आएगा तो। ठीक है, और उसके बाद अच्छा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो कैम से देखने को मिल सकता है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो सिंपल क्वेश्चन आएगा और वाइब्रेशन से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोम एंड मशीन डिजाइन, तो देखो मशीन डिजाइन आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से कर लोगे। तो मशीन डिजाइन में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एवरी ईयर पूछते हैं थियोरी ऑफ फेलियर से। तो जनरली थियोरी ऑफ फेलियर हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बट इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन। ओके, और यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, डेट इज जो आपका है डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, तो वहां पे सोडरबर्ग वगैरह जो इक्वेशंस है वहां से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपके जो ज्वाइंट्स हैं दैट इज रिवेटेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट एंड वेल्डेड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट से जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा बेयरिंग से।
बेयरिंग्स से, ठीक है, बेयरिंग से जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही बस ये 4-5 टॉपिक है मशीन डिजाइन में जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, और मशीन डिजाइन का सिलेबस भी, ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट चैप्टर से देखने को मिलता है, जहां पे आप दैट इज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन आप स्टडी करते हो, ठीक है, और आप वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी करते हो, आप वहां पे पॉइजंस रेशो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, शियर मॉडुलस, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो। वहां से जनरली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। उसके अलावा शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैं बोल सकता हूँ इसकी जान है। ये अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारे आप टॉपिक नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद दैट इज इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद दैट इज कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड प्रेशर वेजर, कॉलम एंड प्रेशर वेजर, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्प्रिंग आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, स्प्रिंग भी आपको करना है अच्छे से, ठीक, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं देखता हूं ना स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं स्प्रिंग को, और क्वेश्चन यहां से कभी आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इक्वेशन, जो भी आपके पास फॉर्मूला होगा वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मशीन डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप भंडारी की ये बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप एल पुनिया की जो बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको 20 ईयर लगाने होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस सिविल इंजीनियरिंग। यस, सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं 20 ईयर्स के। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए दोनों के आपको लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी अगर आप लगाओगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। उसके बाद अगर आप कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो वहां से आप क्वेश्चन लगाओ, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे तो क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट ट्रांसफर एंड इंडस्ट्रियल। देखो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन गेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना जिसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है, जिसकी स्टैटिक्स अच्छी है, तो वो उसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इजी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो ओआर वाला पार्ट है यहीं से गेट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, और बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, पार्ट सीपीएम से, पार्ट सीपीएम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछते हैं जनरली क्यूइंग थ्योरी से, ठीक है, क्यूइंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन आपका यहां से पूछते हैं दैट इज फोरकास्टिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, फोर फोरकास्टिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, और सीक्वेंसिंग से, सीक्वेंसिंग से यही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एलपीपी में आपका पूरा आ गया, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड आ गया, सिंप्लेक्स आ गया आपका, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ गया, असाइनमेंट आ गया, वो पूरा एलपीपी में आ गया, ठीक है। तो ये ओआर वाला जो पार्ट है यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गेट में, और ये बहुत ईजी पार्ट है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अच्छा है तो ये बहुत सिंपल पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओगे और आप टेस्ट सीरीज भी अगर लगा लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ पे आप ईएससी के क्वेश्चन भी जरूर लगाना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ईएससी के क्वेश्चन साथ में अगर आप ऐड कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूं तो हीट ट्रांसफर अगेन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। हीट ट्रांसफर गेट के सिलेबस में है, हीट एंड मास ट्रांसफर गेट के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हीट ट्रांसफर ही आपको स्टडी करना है। तो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, आपको पता है कंडक्शन आपका आएगा, आपका कन्वेक्शन वाला पार्ट आएगा, आपका रेडिएशन वाला पार्ट आएगा, और आपका हीट एक्सचेंजर वाला पार्ट आएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हीट एक्सचेंजर वाला है, यहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है हीट एक्सचेंजर से। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा। उसके बाद कंडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंडक्शन में क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हो गया, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन से क्वेश्चन पूछते हैं, शेप फैक्टर वगैरह से, ठीक है। और अगर रेडिएशन शील्ड हम प्रोवाइड करते हैं तो वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। और कन्वेक्शन में, जो कन्वेक्शन देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको स्टडी करना है वो इतना आपको ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी आपके डायमेंशनलेस नंबर्स हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कन्वेक्शन का, वो सफिशिएंट होगा गेट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं हीट ट्रांसफर के लिए, देखो हीट ट्रांसफर के लिए आपको ज्यादा किसी बुक को सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हाँ हीट ट्रांसफर में बहुत अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में थियरी स्टडी करनी है तो आप सेंजल की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सेंजल फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी इंडियन राइटर, कोई भी इंडियन ऑथर आप फॉलो कर सकते हो
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और आप आर के राजपूत भी फॉलो कर सकते हो हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं ये प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्सेप्ट आप जहां से लोगे, जहां से आप स्टडी करोगे वो स्टडी करोगे। आर के राजपूत सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी बात, दैट इज 1 मिनट। सो ये हो गई बात हमारी सारे सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, हमको स्टडी करना कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो इसका जो एक सिंपल आंसर ये है, अगर आपने कोई भी कोचिंग क्लासेस अगर ज्वाइन की हुई है तो वहां तो जो भी वहां से स्टार्ट करेंगे आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि जहां से आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि ना बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि करना है, कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, एक कोई ना कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा ना जिसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आता होगा, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आपका जो फोकस है, आपका जो थोड़ा इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लिया जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप बीच में ही थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से आपको स्टार्ट करना है। और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज। देखो कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, वो सब्जेक्ट आप अच्छे से स्टडी करोगे, उस सब्जेक्ट के आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे 20 ईयर्स के, ठीक है। अगर कॉमन सब्जेक्ट है दैट इज सिविल और मैकेनिकल का, तो आप सिविल के और मैकेनिकल दोनों के क्वेश्चन लगाओगे, जैसे एफएम हो गया आपका और सोम हो गया या मैथमेटिक्स हो गया। और उसके बाद आपके पास कोई भी अगर अदर सोर्स है, कोई भी अगर आपके पास इंडियन ऑथर की बुक है तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे टेस्ट सीरीज पे। देखो टेस्ट सीरीज कब लगानी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज बस सब्जेक्ट खत्म हुआ टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक बार सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। टेस्ट सीरीज ना बैलेंस लाएगी आपका। आपने सब्जेक्ट स्टडी किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए एक बार, ठीक है, उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाओगे। तो जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ना सब्जेक्ट में, और ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट में आपकी पूरी मास्टरी हो जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट आपने स्टडी किया, प्रीवियस ईयर लगाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अब आप टेस्ट सीरीज पे जाओगे। और टेस्ट सीरीज में अगर स्टार्टिंग में अगर आपके मार्क्स अच्छे भी नहीं आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट दिया आपने कोई भी सब्जेक्ट का, सपोज थर्मो का आपने टेस्ट दिया, आपने थर्मो का टेस्ट दिया, टेस्ट 1, तो एक तो आपको अभी आपके पास इतना टाइम है, आप 2 टेस्ट सीरीज लोगे एटलीस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज लोगे। और आपने थर्मो का टेस्ट दिया सपोज, ठीक है, कोई भी, और उस थर्मो के टेस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि आप 100% यहाँ पे कर पाओगे। सपोज 30 मार्क्स का टेस्ट था और 30 में से सपोज आपके 15 मार्क्स भी आए हैं, तो जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है यहाँ पे वो आपके क्यों नहीं आए, वो कौन से टॉपिक है, वो कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, वो आपको फोकस करना है। और वो आपको अलग से एक पेपर पे, वो आप अलग से उसके नोट्स बनेंगे आपके हर सब्जेक्ट वाइज, ऐसे वो आपको अलग से पेपर पे नोट करना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप फिर अलग से, ठीक है, जो भी आपका मेथड होगा टेस्ट सीरीज में, उस क्वेश्चन को आप मार्क करके अलग से रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये एंश्योर करोगे, ये मेक श्योर करोगे कि जब आप नेक्स्ट टेस्ट पे जाओगे, जब आप थर्मो का टेस्ट 2 अटेम्प्ट करोगे, तो ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो ऐसा तो नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये जिन टॉपिक से आए थे, जिन फॉर्मूला से आए थे, वो आप मेक श्योर करोगे कि वो मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो वो आप अच्छे से करोगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे दोबारा, फिर एक बार आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट को, फिर आप टेस्ट नंबर 2 पे जाओगे। सिमिलरली आपका 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, सपोज यहाँ पे आपके 20 मार्क्स आए, तो यहाँ पे आपके जो 10 मार्क्स नहीं आए इस बार, तो वो आपको देखना है वो कौन से टॉपिक है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसके क्वेश्चन आप इस बार भी नहीं कर पाए हो, उसको आप अलग से नोट करोगे, अच्छे से दोबारा उसको प्रिपेयर करोगे, फिर आप टेस्ट 3 पे जाओगे। इस तरह से अगर आप जाओगे तो आपकी धीरे धीरे सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाएगी,
टेस्ट को आपको यूज करना है सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए। कॉन्फिडेंस लेके टेस्ट में जाना है और वहां से टेस्ट जब आपका पूरा सब्जेक्ट का सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां से फिर आपको मास्टरी लेके निकलनी है सब्जेक्ट की। इस तरह अगर आप टेस्ट सीरीज को यूज करोगे तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ठीक है, इस तरह से आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे और टेस्ट सीरीज आप अगस्त सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो। अगस्त सितंबर से आप रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी आपने स्टार्ट कर दिया है तो अगस्त सितंबर तक आपके 3 to 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो चुके होंगे, तो वो आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी बात कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्रिपेयर आप करते रहो, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच।